नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए करियर ऑप्शन करियर एज कंपनी सेक्रेटरी के साथ आपके समक्ष हूँ। आप सभी व्यूअर्स तथा आज की हमारी गेस्ट सीएस साक्षी गुहा बिलोरे का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साक्षी, आप एक साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं तथा एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी हैं। आपकी करियर जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग साउंड कर रही है। हम सभी आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानने के लिए उत्सुक हैं। प्लीज साक्षी। Yes, hello everyone. I am CS Sakshi Guhabalore. I am an associate member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. As ma'am ने जैसे बोला कि I was from PCM background, I was a science student, but then मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे कुछ different करना है. साइंस वाले बच्चों के पास में इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं, एमएससी, बीएससी, ये सारे ऑप्शंस थे, बट मुझे कुछ अलग करना था हमेशा से. तो देन आई फाउंड करियर इन सीएस. मुझे सीएस में पता चला, एक्सप्लोर की, इट्स अ वेरी करियर, यू नो, अपॉर्चुनिटी एज अ सीएस. वो आपको एक, यू नो, मेक्स यू डिफरेंट crew. It is an ostensible profession. So I just opted कि मुझे CS करना चाहिए. एंड फिर मेरी जर्नी वहां से बिगिन हुई. मैंने तीनों लेवल्स के जो एग्जामिनेशंस थे, जो आईसीएसआई कंडक्ट करते हैं, मैंने वो एग्जामिनेशंस क्लियर किए. फिर उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग करी. मेरा ट्रेनिंग का दो पार्ट से मेरी ट्रेनिंग हुई. पहले मैंने डीएसटी एंड एसोसिएट्स फ्रॉम भोपाल, इट्स वन ऑफ द रेप्यूटेड फर्म्स ऑफ भोपाल, वहां से मैंने अपना सीएस का ट्रेनिंग किया. Then I went to Ahmedabad for GST training. So that was everything about my training period. And after that, I have I have started working as a freelancer, and I'm associated with the CS Test Series. So it's a kind of platform which provides guidance to all the CS aspiring students. So I just thought that why should not I give, you know, guidance to all the budding upcoming CS professionals. So I am a part of that particular firm. बहुत खूब। Thank you so much, ma'am. And I really want to thank कि आपने मुझे अपने इस शो का पार्ट बनाया, करियर काउंसलर्स इंडिया का पार्ट बनने के लिए. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू फ्रॉम माय साइड आल्सो हमसे एसोसिएट होने के लिए। तो साक्षी, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं वो ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जिनको कि ध्यान में रखते हुए हम अपनी परिचर्चा को पावर पॉइंट के माध्यम के सपोर्ट से आज हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ और सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपसे यह जानना चाहेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी आखिर होता क्या है। यस. जब मैंने भी पहली बार कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सोचा था, तो एक माइंड में एक, यू नो, एक पिक्चर बन जाती है, क्योंकि हम जो मूवीज देखते हैं, जो स्क्रीन पे हमने जो भी सुना है कंपनी सेक्रेटरी, वो साउंड ही ऐसा करता है कि आप सेक्रेटरी हो अपने बॉस की. इट, यू नो, एक साउंड होता है कि ये कोई पर्सनल सेक्रेटरी की बात हो रही है, बट नहीं. कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट एट ऑल अ पर्सनल सेक्रेटरी. ये एक बहुत बड़ा जॉब होता है कोई भी कंपनी में. अगर आप किसी भी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आप उनके केएमपी में आते हो, की मैनेजरियल पर्सन. You know, there are 5 KMPs in a company. जैसे CEO हुआ, CFO हुआ, उन्हीं में एक नाम आता है CS का. तो कंपनी के जो 5 बड़े लोग होते हैं, उनमें कंपनी का CS भी होता है. और कंपनी सेक्रेटरी को अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो यू कैन कॉल अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ डॉक्टर ऑफ अ कंपनी. जैसे डॉक्टर क्या होते हैं, राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ इंडिविजुअल, जब भी किसी का बर्थ होता है और किसी की डेथ होती है, उसमें डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और डेथ और बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें भी डॉक्टर्स, हमें कुछ बीमारी होती है तो वो हमें देखते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, आप ये करिए, वो करिए, ये मेडिसिन लीजिए. सिमिलरली वी, द कंपनी सेक्रेटरीज, वी आर द डॉक्टर ऑफ कंपनी. कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाना हो, यानी कि बर्थ करवाना हो, या कंपनी का डिसोल्यूशन करवाना हो, यानी उसको वाइंड अप करवाना हो, उसका जो डेथ, जो एंड होता है कंपनी का,
उसमें हम लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन दोनों पीरियड्स के बीच में कंपनी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो दे कम टू अस। सो बेसिकली वी आर द डॉक्टर्स ऑफ अ कंपनी। और अगर हम थोड़ा, ये मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी थी, बट अगर मैं थोड़ा लीगल लैंग्वेज में जाऊँ, तो कंपनी सेक्रेटरी एक इन हाउस लीगल एक्सपर्ट होता है और कंप्लायंस ऑफिसर होता है। कंप्लायंस ऑफिसर से क्या मतलब होता है कि कंपनी में जितनी भी कंप्लायंसेस होते हैं, जितने भी लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो सारी चीजों में कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, उस पे निगाह रखता है कंपनी सेक्रेटरी। ये एक एक्सपर्ट होता है कॉर्पोरेट लॉज का। मतलब जब हम एक कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में हम जाते हैं, तो वी स्टडी एन नंबर ऑफ लॉज। हमें इतने लॉज पढ़ा दिए जाते हैं कि हमें लीगल एक्सपर्ट मान लिया जाता है। वी आर द एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट लॉज। हमें कॉर्पोरेट लॉ सिखाया जाता है, हमें सिक्योरिटीज लॉ सिखाया जाता है, कैपिटल मार्केट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच वी गो थ्रू। फिर हम चीफ एडवाइजर भी होते हैं बोर्ड का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो केएमपीज होते हैं, उन 5 केएमपी में सीएस का नाम होना, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उसमें सीईओ आ रहा है, उसमें सीएफओ आ रहा है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है, और उसी के साथ में सीएस को भी शामिल किया गया है। तो हम चीफ एडवाइजर भी हैं बोर्ड के। एंड हम रिस्पॉन्सिबल हैं सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कंप्लायंसेस कोई भी कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, वी आर द रेगुलेटरी एडवाइजर्स। हमें उन्हें रेगुलेट करना रहता है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन द कंपनी कि सारे कंप्लायंसेस प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं। एंड ऑफ कोर्स वी आर द कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम स्ट्रेटेजिक मैनेजर का भी रोल अदा करते हैं। हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कंपनी की कोई भी स्ट्रेटेजी को लेकर आते हैं, हम उनकी कॉर्पोरेट की प्लानिंग करते हैं। So we are the corporate planners and strategic managers as well. सुन So के मैं थक गई, ये इतना सारा काम करते हैं आप लोग। yes ma'am. हाँ, हमने अभी अभी सुना साक्षी से कि आपकी जो वर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, मल्टी फैसेटेड आप लोग होते हैं। तो क्या एक कंपनी सेक्रेटरी की विशेष स्किल सेट्स होती है, या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति भी बहुत मेहनत करके कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है? मैम, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में एंटर करने के लिए आपको एग्जामिनेशंस तो बट ऑब्वियस देने होते हैं, बट कुछ एक स्किल्स होते हैं जो हर इंसान में इनबिल्ट होते हैं, और अगर नहीं है तो आप उन स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हो। कुछ एन नंबर ऑफ स्किल्स, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो कमर्शियल अवेयरनेस होनी चाहिए आप में। बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप कोई भी प्रोफेशन में अगर एंटर कर रहे हो, तो आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। कमर्शियल अवेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। आप कोई भी चीज को एनालाइज कर पा रहे हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी में, आपने वो प्रॉब्लम को देखा, बैक ऑफ द माइंड आपकी वो एनालिटिकल थिंकिंग चालू हो जाना चाहिए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। यू हैव टू कीप ऑन एनालाइजिंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर कंपनी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बट ऑब्वियस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है, वो कंपनी के जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, केएमपीज होते हैं, उनके साथ में होता है। सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी बेस्ट। जजमेंट स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। यू आर एबल टू जज एवरीथिंग, जजमेंटल होना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को। रिसर्च स्किल्स, पीपल स्किल्स, मतलब लोगों के साथ आपका बिहेवियर, आप कैसे बातें कर रहे हैं, आपका क्या उनके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, वो पीपल स्किल्स। परसिवरेंस एंड क्रिएटिविटी, दीज आर वेरी कॉमन स्किल्स जो हर कोई प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इनमें से स्किल्स हमारे इनबिल्ट होते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन वर्क अपॉन देम एंड वी कैन मेक दोज स्किल्स स्ट्रॉन्गर इन अस। सो कुछ ऐसी खास चीजें नहीं है मैम जो बाकी प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट है, बस वही आपको भी चाहिए रहता है सीएस बनने के लिए। ओके, तो आपने बहुत ही Yes. सुंदर शब्दों में स्किल सेट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी के विषय में बताया। अब हमारे व्यूअर्स आपसे एक कंपनी सेक्रेटरी के जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के विषय में जानना चाहेंगे। यस, कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल रोल होता है। आपको बहुत अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सीएस बन के बैठ गए हैं तो आप बस सेक्रेटेरियल काम देखेंगे, बाकी और कोई काम अगर कंपनी में आए तो आप बोल दोगे कि नहीं, दैट इज नॉट फॉर मी। नो, आप अगर कंपनी के सीएस हो तो आपको एन नंबर ऑफ चीजें में डील करना पड़ेगा, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कंपनी को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, उस चीज को गवर्न करना। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे एक कार है, एक कार हमारी कंपनी है, उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो आप किस डायरेक्शन में अपनी कंपनी को लेकर जा रहे हो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, आपको अपनी कॉर्पोरेट को गवर्न करके रखना है कि whether it is going in a proper direction or not, whether it is following all the rules and regulations mandated upon it, क्या वो कोई एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है हमारी कंपनी? क्या हमारी कंपनी प्रॉपर सीएसआर एक्टिविटी कर रही है? क्या हमारी कंपनी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रही है? ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आती है। तो हमें वी हैव टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग गोइंग ऑन इन अ कंपनी। सेक्रेटरियल सर्विसेज क्या होता है कि सेक्रेटरियल सर्विसेज में जो भी कंपनी के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, वो सब हमें अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपनी के ऊपर एक आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उनसे हमें सारे सेक्रेटरियल सर्विसेज को अपडेट करना रहता है। आप कुछ भी फाइल कर रहे हो, कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हो कंपनी का, वो आरओसी में फाइल होता है। तो इन सब चीजों को बोलते हैं, जो भी आरओसी के साथ में आप डीलिंग कर रहे हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो हर हर स्टेट का एक अलग आरओसी होता है। अगर आपकी कंपनी एमपी की है, तो एमपी के जो आरओसी होंगे उनके साथ आप डील करोगे। तो ये सब सेक्रेटरियल सर्विसेज में आता है। जो भी आपने फॉर्म फाइल किया है, वो आपको फॉर्म आरओसी में फाइल करना पड़ता है, और ये सब सेक्रेटरियल सर्विसेज में आते हैं चीजें। कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी, आपको एडवाइस करना रहता है बोर्ड को, बिकॉज आपके बोर्ड मेंबर्स दे माइट बी अ वेरी ह्यूज पर्सन, कि वो सीईओ है, सीएफओ है, वो एमडीज है, बट दे माइट नॉट हैव नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट लॉज। तो आप उनके एडवाइजर बन के बैठते हो वहां पे। आप उन्हें जितने भी कॉर्पोरेट लॉज है और जितने भी एन नंबर ऑफ लॉज कंपनी पे एप्लीकेबल है, उनके लिए आप एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करोगे कंपनी को। आप उन्हें एडवाइस करते जाओगे ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज भी आप करते हो और मैनेजमेंट सर्विसेज भी आप करते हो। बहुत ही वाइब्रेंट रोल होता है सीएस का। आपको अलग अलग इलाकों में डील करना पड़ता है। आपका रोल स्ट्रिंजेंट नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक ही रोल करना है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक्चुअली में क्या, अभी मैं करियर, जो बच्चे हैं 10+2 पास कर कर आएंगे, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जब आप अपना पढ़ना चीजें चालू करेंगे, तो ये सब चीजें आपको और क्लियर होती जाएगी। अभी मैं आपको अगर समझा भी दूंगी, तो आपको इतने अच्छे से आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्योंकि जब तक हम कोई कोर्स में हम एंटर नहीं करते हैं, तो हम नहीं समझ पाते कि हम क्या करने जा रहे हैं। बट फिर भी अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँ अगर आपको, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। कंपनीज के कुछ मीटिंग्स होते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है, कमिटी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो इन मीटिंग को आप ही ऑर्गेनाइज करोगे अगर आप सीएस हो तो उस कंपनी के। आपको पूरा एजेंडा बनाना है उस मीटिंग का, और वो मीटिंग का जो मिनट्स बनेंगे, जो मीटिंग रहेगी, उसमें साइन भी आपके होते हैं। मतलब यू होल्ड सच अ वाइब्रेंट पोजीशन इन अ कंपनी की उसमें जो साइन होते हैं, वो साइनिंग अथॉरिटी भी सीएस होता है। तो ये सारी बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, एजीएम, इन सबको आप कंडक्ट करवाओगे। यू आर द होल सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग। और छोटी कंपनीज की बात करें तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, बट जैसे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, टाटा, बिरला, ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज है। इनके इतने बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, इनके इतने हाई लेवल के एजीएम्स होते हैं, और उसमें जो मेन पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बैठा रहता है, वो सीएस होता है। सो आपको फिर वो जो मीटिंग हुआ है, आपको उनके मिनट्स बनाने रहते हैं, आप रेज़ोल्यूशंस फ्रेम आउट करते हैं। मतलब ड्राफ्टिंग का पोर्शन भी आपको बनाना रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी कि आप सारे ड्राफ्ट बनाएँ, आप रेज़ोल्यूशंस बनाएँ, आप एनुअल रिटर्न लें और उनसे फ़ॉलो अप करते रहें। आपको स्टैट्यूटरी बुक्स भी बनानी होती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी बनाने होते हैं, डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज के, ये सारा काम भी आपको देखना रहता है। और अगर हम बात करें कोलेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड राइटिंग रिपोर्ट्स, एंश्योरिंग डिसीजंस मेड आर कम्युनिकेटेड टू द रेलेवेंट कंपनी एंड स्टेक होल्डर। जो कंपनी है और जो स्टेक होल्डर है, उनके बीच की जो लिंक है वो एक सीएस होता है। स्टेक होल्डर्स मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज हुए या जो शेयर होल्डर्स हुए कंपनी के, ये सब स्टेक होल्डर्स होता है। तो कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच का जो लाइजनिंग ऑफिसर होता है, वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारी चीजों को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हो कंपनी के स्टेक होल्डर्स तक।
and developing and overseeing the system that ensure that company complies with all applicable codes. कोई भी कंपनी में जितने भी लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, जितने भी कोड एप्लीकेबल हो रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कंप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीएस की होती है। ओके। तो साक्षी, जब मैं सीएस के विषय में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, उस समय आईसीएसआई का जिक्र आया, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आईसीएसआई क्या होता है। ओके, सो आईसीएसआई जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक प्रोफेशनल बॉडी है जो एस्टैब्लिश हुई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। देखिए क्या होता है, जैसे जो बाकी के हमारे जो कोर्सेज होते हैं या जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे अगर हम कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें या हम कोई एमबीएस की बात करें, तो इन लोगों को जो रेगुलेट करता है वो यूनिवर्सिटी होती है, राइट? यूनिवर्सिटीज होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ये सारे प्रोफेशन को। आप भले इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। सिमिलरली जब सीएस की बात आती है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, कोई कॉलेज नहीं होता है। उन्हें रेगुलेट कौन करता है? आईसीएसआई। आईसीएसआई ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाएगा, आपको रिजल्ट भी देगा, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा और डिग्री भी आपको आईसीएसआई से ही मिलती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होता है और बाकी बाकी की जो सिटीज है उनमें इनके ब्रांच ऑफिसेस होते हैं, जिन्हें चैप्टर ऑफिस बोला जाता है। So अगर आप सीएस में एंटर कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू डील विद एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और यू डोंट हैव टू गिव द कॉलेज एग्जामिनेशन। इट्स अ डिफरेंट कोर्स। इसमें आपको डील करना है आईसीएसआई से, यही आपकी गवर्निंग बॉडी है, यही आपको डिग्री भी देने वाली है, डिग्री भी आपकी आईसीएसआई से आएगी। सो मेन जो आपका जो हम बोले सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे आईसी सीएस की अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो आईसीएसआई है जो दिल्ली में है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी which was established under the Act of Parliament. And जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग भी आपको आईसीएसआई के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है और जो कोर्स मटेरियल होता है, यू नो, इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट सीएसएस कि आप घर बैठे-बैठे भी सीएस कर सकते हो। यस, यू हर्ड मी राइट। आपको सीएस करने के लिए आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन देने जाना रहेगा। आप पढ़ाई आपका जैसे ही आपने एनरोल किया, खुद को रजिस्टर करवाया फॉर द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ सीएस, आपको आईसीएसआई द्वारा पूरा स्टडी मटेरियल, जो भी कोर्स मटेरियल है, उसका पूरा बंच आपको होम डिलीवर हो जाएगा। यस, आपको होम डिलीवरी हो जाएगी पूरी मॉड्यूल्स की, पूरी बुक्स की। देन यू कैन जस्ट गो ऑन स्टडिंग एवरीथिंग और जब एग्जामिनेशन आएगी तो आप एग्जाम टिक करो। इसकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स बहुत टफ पढ़ते हैं और उन्हें सेल्फ स्टडी करना, कई बच्चों को दिक्कत होती है उस चीज में। तो आप इसमें आप प्राइवेट कोचिंग भी ले सकते हैं, प्लस जो भी चैप्टर ऑफिसेस होते हैं सीएस के ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी सिटीज में चैप्टर ऑफिसेस हैं, वो लोग भी इसकी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ओटीटी कोचिंग उसे बोलते हैं, तो वो लोग भी उसे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। बट देन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सीएस के जो जो मतलब ऑलमोस्ट तीनों लेवल मैंने सेल्फ स्टडी करके ही क्लियर किया था। बट जो प्रोफेशनल के जो कुछ ऐसे टफ टॉपिक, टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, टैक्सेशन हुआ, उनकी कोचिंग जरूर मैंने ली थी। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप चाहे तो कोचिंग ले, आप नहीं चाहते हैं तो आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। जी। तो यस मैम। तो सीएस बनने के लिए एक स्टेजेस पार करना होता है, तो हमारे व्यूवर्स एक सीएस बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिफरेंट स्टेजेस के विषय में जरूर जानना चाहेंगे आपसे। यस यस, तो देखिए अगर स्टेजेस टू बिकम अ सीएस की हम बात करें, तो नॉर्मली भी कोई ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है। इंजीनियरिंग कर रहे हो, फोर्थ ईयर तक जाते हो। एमबीए कर रहे हो तो वो 5 इयर्स का हो जाता है, बीबीए प्लस एमबीए। सिमिलरली अगर मैं स्टेजेस टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं, तो आफ्टर 10+2, मतलब आफ्टर क्लियरिंग द 12th एग्जामिनेशन, यू हैव टू पास 3 लेवल्स। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सीएस। पहला होता है फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और तीसरा होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये 3 स्टेजेस होते हैं और इन स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आपको 15 महीने की एक ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। वो जो 15 महीने की ट्रेनिंग है, आप चाहे तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग जो होती है, वो ट्रेनिंग का क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि
आप या तो कोई प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म में अंदर एज अ ट्रेनी ज्वाइन करके आप 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, या आप कोई भी कंपनी में जा सकते हैं और उस कंपनी के सीएस के अंडर आप वर्क करके आप ट्रेनिंग सीख सकते हैं। ओके, अब अगर हम ये बताएं कि आपको एक और चीज है इसमें इम्पोर्टेंट, ये 3 मैंने 10+2 का आपको बताया, 3 स्टेजेस, बट इसमें एक और चीज है कि आप अगर ग्रेजुएटेड हैं, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट है, आप कोई भी साइंस फील्ड का कुछ भी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो जो फर्स्ट लेवल है वो आपके लिए स्किप हो जाता है। पर आपको फर्स्ट लेवल वापस से देने की जरूरत नहीं है, यू विल बी प्रमोटेड डायरेक्टली टू सेकंड लेवल, दैट इज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सो अगर आप ग्रेजुएटेड है तो भी आपके लिए सीएस के डोर्स खुले हुए हैं। आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ में कि 10+2 हो गया है हमारा, हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने नॉर्मली ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया, हमने बीकॉम कर लिया, बट अब समझ में आया कि नहीं, हमें कुछ और एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री की भी जरूरत है। तो देन डोंट लूज योर हार्ट, बिकॉज आफ्टर डूइंग अ ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, दैट ऑल्सो आप प्रमोट किए जाएंगे डायरेक्टली सेकेंड लेवल पर, दैट इज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो चीजें एक्चुअल वर्ल्ड में हो रही हैं, वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू ही समझ में आएंगी। क्योंकि बुकिश लैंग्वेज पढ़ना, मॉड्यूल समझना, एग्जाम लिखकर आना, वो आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल बनाने में इतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना वो 15 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है। वो आप में इतने सारे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकली सब चीजें करना सीख जाएंगे। तो आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग तब आप एक प्रॉपर सीएस बन पाते हैं। ओके, तो सभी स्ट्रीम के लोग एक सीएस की तीनों स्टेजेस क्रॉस कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर साइंस या आर्ट्स ग्रेजुएट ही कर सकते हैं? यस, देखिए 10+2 में आपका कुछ भी आपका रहा हो स्ट्रीम, वेदर इट्स आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। 10+2 का कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकता है, बट देयर इज अ लिमिटेशन फॉर फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जैसे आप जो ग्रेजुएशन के बाद में जो आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले, उस चीज में अगर आप फाइन आर्ट से ग्रेजुएटेड हो, तो बस एक यही एक रेस्ट्रिक्शन रह जाता है कि आप फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एनरोल नहीं करवा पाते हो। बाकी अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएटेड हो या आप साइंस से ग्रेजुएटेड हो, तब आप डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ सकते हो। सो एज सच 10+2 के बाद में फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्री टू ऑप्ट फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम। Restriction is only for the graduated students of fine arts to enroll directly into executive program. That's it. और प्रोफेशनल प्रोग्राम तो बट ऑब्वियस, जब आप लेवल वाइज क्लियर करोगे, आप फाउंडेशन क्लियर करोगे, एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे, तभी आप प्रोफेशनल तक पहुंच पाओगे। तो प्रोफेशनल प्रोग्राम तो जिसने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है उन्हीं को आप परस्यू करवा सकते हैं। ओके, तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे पास कई ऑप्शन हैं कंपनी सेक्रेटरी के फील्ड में आने के लिए, और साक्षी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी, और आपने ये भी बताया कि ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सीएस कोर्स के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि एडमिशन की प्रोसीजर क्या है? यस, देखो एडमिशन तो आपका थ्रू आउट ओपन रहता है, आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं, पर कुछ कट ऑफ डेट्स दे के रखी है आईसीएसआई ने। फाउंडेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 31 मार्च जो होता है, दैट इज द कट ऑफ डेट टू एनरोल फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम। बट आप एक बार एनरोल करते हो, उसके बाद में वो आपको 8 मंथ्स का टाइम पीरियड देते हैं फॉर सेल्फ स्टडीज और फॉर कोचिंग एंड एवरीथिंग, जो भी आपको पढ़ाई करनी है। तो जो बच्चे ने 31 मार्च तक एनरोल कराया है, उन्हें जो अटेम्प्ट मिलेगा एग्जाम लिखने का, वो दिसंबर अटेम्प्ट मिलता है। 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके 8 मंथ्स हो जाते हैं, सो दैट इज सफाइस टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स रेलेवेंट फॉर फाउंडेशन एग्जाम्स। तो उसके लिए फिर आप दिसंबर में आप एग्जाम दे पाते हो। और अगर आप 30 सितंबर के पहले-पहले अगर आप करवा लेते हो अपने आप को रजिस्टर, सपोज अगर किसी ने बोला कि मैम 31 मार्च तो मेरी निकल गई, मैंने एनरोल नहीं करवाया, तो आप 31 मार्च के बाद भी आप एनरोल करा पाते हो, कर सकते हो। बट 31 मार्च के और 30 सितंबर के बीच में जो एनरोलमेंट होता है, उस कंडीशन में आप जून अटेम्प्ट दे पाओगे। ये मैं दिसंबर जून इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सीएस एग्जामिनेशन 2 महीनों में ही होते हैं।
पूरे ईयर में सिर्फ 2 महीने एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल हो, फाउंडेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो। इनके एग्जामिनेशन सिर्फ जून में होते हैं और दिसंबर में होते हैं। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, जून में हुआ फिर दिसंबर में हुआ। Yes. तो एग्जामिनेशन अगर जून और दिसंबर में हो रहा है तो उनके लिए आपको एनरोल कब करवाना है? 31 मार्च के पहले या 30 सितंबर के पहले। 31 मार्च के पहले जिन्हें एनरोल कराया वो एग्जाम कब दे पाएंगे? दिसंबर में। और जिन्हें 30 सितंबर के पहले एनरोल करवाया वो एग्जाम दे पाएंगे जून में। सो ये उन्होंने थोड़ा क्राइटेरिया सेट करके रखा है ताकि बच्चे को थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल पाए। Okay. सो ये मैंने आपको बता दिया कि ट्वाइस इन अ ईयर होता है। देखिए अगर हम फीस की बात करें तो ये पूरा जो कोर्स है ये बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है। आप बहुत ही नॉमिनल फीस पे करके आप सीएस बन सकते हो। ट्रस्ट मी, ये कोर्स इतना इकोनॉमिकल है कि आप चाहे आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग लैक ऑफ रुपीज। आई शुड नॉट से वेस्टिंग, बट यू आर इन्वेस्टिंग लैक ऑफ रुपीज इन दैट, राइट? सो सिमिलरली अगर सीएस की बात करें तो इसमें आपको इतना इकोनॉमिकल बर्डन नहीं आता है आप लोगों के ऊपर। इट्स अ वेरी इकोनॉमिक कोर्स, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका अगर थोड़ा इश्यू है, आपको थोड़ा क्राइसिस है पैसों का तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसमें फीस लगती है, पर वो फीस इतनी नहीं होती है कि इन लैक्स और 2 लैक्स 5 लैक्स ऐसी नहीं होती है। बहुत ही एवरेज फीस रहती है इसकी। और एग्जामिनेशन फीस की भी बात करें तो 1200 रुपीज पर मॉड्यूल रहता है। फाउंडेशन प्रोग्राम में भी आपको 1 मॉड्यूल होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपके 2 मॉड्यूल होते हैं, प्रोफेशनल में आपके 3 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल मीन्स ग्रुप। इन लोगों ने प्रोग्राम्स को ग्रुप में बाइफरकेट करके रखा है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, 2, 3 ऐसा। सो कुछ इनकी कट ऑफ डेट्स भी रहती हैं कि आप एग्जामिनेशन की फीस आप कब भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं। 25 मार्च एंड 25 सितंबर ये इनकी कट ऑफ डेट्स होती है। एग्जामिनेशन की मीडियम की अगर बात करें तो इट्स ओपन फॉर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। हिंदी में भी आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि आप हिंदी में भी एग्जाम्स दे पाते हैं उसमें। बस एक जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन जो फाउंडेशन प्रोग्राम का है, दैट हैज टू बी इन इंग्लिश। बाकी उसे छोड़कर आप सारे सब्जेक्ट आप हिंदी में भी दे सकते हैं इफ यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स में इसमें बहुत ही ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों को क्लियर करना, क्योंकि इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही कुछ ऐसा होता है कि चाहे आप फाउंडेशन हो या एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो, तो आपने जो भी एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट में लाने रहते हैं, प्लस 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट लाने रहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि सपोज आपका फाउंडेशन में आपके 4 पेपर हुए, 4 एग्जामिनेशन हुए, आपके 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको आउट ऑफ 100 मिनिमम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे सारे सब्जेक्ट में, प्लस आपका जो एग्रीगेट है, सपोज इट्स बिकम 400 मार्क्स का अगर आपका है तो आपको मिनिमम 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 40 मार्क्स मिनिमम इन ऑल द इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट शुड बी मिनिमम 200, दैट इज 50%। सो ये रिक्वायरमेंट है मैम, और ये रिक्वायरमेंट के कारण बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा लेवल जो होता है एग्जामिनेशन का वो बहुत हार्ड होता है, चेकिंग उससे भी हार्ड होती है। तो इसकी वजह से, और कई बार क्या होता है कि बच्चे सपोज कोई एक सब्जेक्ट में उनके 47, 48, 50 आ गए, बट उनका जो एग्रीगेट है वो 200 तक नहीं पहुंचा, 198 पे अटक गया, तो वो वापस से उन्हें पूरा मॉड्यूल देना पड़ता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये इनने थोड़ा क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया थोड़ा टफ रखा है, उसकी वजह से थोड़ा बच्चे अटक जाते हैं। बाकी ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी गुड थिंग आई शुड से, क्योंकि क्रीम लेयर होती है बच्चों की, वो आगे निकल पाती है फिर इस क्राइटेरिया के कारण। यस, तो उसमें से आप भी एक हैं जो कि बहुत ही मीन्स फर्स्ट राउंड में ही सक्सेसफुली आपने तीनों लेवल प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट करी। साक्षी, आपने अभी अभी चर्चा की कि हमारे जो सीएस के कोर्स है उसके 3 एग्जीक्यूटिव, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल्स हैं। तो हमारे व्यूअर्स इन तीनों लेवल्स में क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं उनके विषय में ब्रीफ में जानना चाहेंगे। यस यस देखो, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 3 लेवल में आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे।
बिलीव मी, सीएस का जो कोर्स है वो बहुत डायनामिक है। इतना डाइवर्सिफाइड कोर्स है, आपको इतने डिफरेंट सब्जेक्ट, इतने न्यू सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, और अगर आप उसे इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो ना, तो इट रियली फील्स गुड। आपको एक अलग ही फीलिंग आती है कि यार वी आर स्टडिंग समथिंग रियली गुड इन इट। तो अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो 4 पेपर होते हैं, देयर आर ओनली 4 पेपर्स इन फाउंडेशन। तो उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। पहला पेपर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। दूसरा होता है बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन का। तीसरा होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। और चौथा होता है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ओके। इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो सीएस फाउंडेशन के जो पेपर्स होते हैं, ये एमसीक्यूज होते हैं। इसमें आपको पूरा लिखना, आंसर एंड ये सब चीजें नहीं होती हैं। दीज आर द एमसीक्यूज पेपर। अभी फाउंडेशन को उन लोगों ने नया नाम दे दिया है सीएसडब्ल्यूटी। तो सीएसडब्ल्यूटी में ये लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम का इन लोगों ने एक नाम दे दिया है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, सीएसडब्ल्यूटी। तो फाउंडेशन प्रोग्राम को इन्हें पूरा एमसीक्यू बना दिया है, आपको पढ़ना है, और वो जो टिक कर कर आते हैं अपन, जो राउंड राउंड करके आते हैं, ये वैसे पेपर्स होते हैं। तो ये बेसिकली बिजनेस का जो आपको एक फाउंडेशन सेट करना चाहते हैं, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत इसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का भी आपको ओवरव्यू देते हैं फाउंडेशन बेसिस पे। जब हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, यू नो लेवल लेवल थोड़ी चीजें हार्ड होती जाती है, थोड़े सब्जेक्ट्स भी आपको थोड़े डिफिकल्ट मिलते हैं, उनका पैटर्न भी थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। सो दैट इज व्हाट आईसीएसआई नीडेड। आईसीएसआई को ऐसे ही अपना स्ट्रक्चर बनाना था कि लेवल तर लेवल थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे, तो उन्हें एक क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे जो आगे चलकर प्रोफेशनल बनेंगे। सो अगर हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन लोगों का हर 5 साल में इनका सिलेबस रिवाइज होता जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं होता कि बाबा आदम के जमाने का सिलेबस हमको आज पढ़ा रहे हैं वो लोग। हर 5 साल में रिवाइज होता जाता है, क्योंकि हर साल नीड चेंज होती जा रही है। हमारी इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हर बार ऐसा लगता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए जो आज की लेवल को मैच करता हो। तो हर 5 साल में ये पूरे कोर्स को रिवाइज करते हैं। जो इन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे वो लोग हटा के उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो इंडल्ज करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग ऑफ आईसीएसआई, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि आप टाइम के साथ चल रहे हो। जो रिक्वायरमेंट है आज के जनरेशन की, आज की इकोनॉमी की, आप वो बच्चों को पढ़ा रहे हो। सो दैट्स वेरी गुड थिंग। तो मॉड्यूल एग्जीक्यूटिव में आपके 2 मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। दोनों मॉड्यूल्स में 4-4 पेपर होते हैं। मॉड्यूल 1 का होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये पूरा एक लॉ सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको बहुत सारे लॉज पढ़ने होते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी आप एक्ट सोच सकते हो, सारे एक्ट आपका जेआई में कवर हो जाता है। सेकंड आपका कंपनी लॉज होता है। ऐसा बोला जाता है कि सीएस जो है वो दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंपनी लॉज, क्योंकि कंपनी लॉज एंड सीएस दे गो साइड बाय साइड। कंपनी लॉ पे बहुत पकड़ बनानी होती है हमें, क्योंकि हमारे आगे आने वाली जो प्रैक्टिकल जिंदगी होने वाली है विद सीएस, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता जाता है, दैट इज मोस्टली बेस्ड अपॉन कंपनी लॉ। हमें रोज कंपनी लॉ से डील करना पड़ता है। सो कंपनी लॉ को हमें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना रहता है जब हम पढ़ते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों को अभी से थोड़ा समझ में आए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड तक। सो कंपनी लॉ इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो बहुत आगे तक आपको काम आएगा, और आपको डे टू डे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। थर्ड वन इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। फिर फोर्थ है टैक्स लॉज। अच्छा, इसमें भी इन लोगों ने क्या किया है, जैसे मॉड्यूल 1 में जो फोर्थ पेपर है टैक्स लॉज, उसको भी उन्हें ओएमआर बेस्ड बना दिया है, क्योंकि टैक्सेशन का पेपर फ्रॉम मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में से भी कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसे एग्जीक्यूटिव में 3 पेपर्स हैं जो ओएमआर बेस्ड बना दिए हैं। बाकी जो पेपर्स हैं उन्हें आपको पूरा राइट डाउन करना रहता है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसे बोलते हैं। बट ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको ओएमआर बेस्ड देना रहता है। सो और बाकी सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। सो आप इसमें लॉ पढ़ रहे हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो। तो इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड, पूरा प्रोग्राम ही बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आपको ऑल टुगेदर पूरा, जैसे मैंने आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए सीएस को क्या क्या करना रहता है, उसी हिसाब से इन्हें सिलेबस भी बनाया है कि बच्चों को सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए।
वजनदार भी बोल सकते हैं। करियर हाँ, बहुत यस मैम, फॉर वजनदार। श्योर। वजनदार भी है। जी। तो इसके बाद में जो प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है उसमें आपके 3 मॉड्यूल्स आ जाते हैं। पर मॉड्यूल देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में जो हम सब्जेक्ट की बात करें वो है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। सेकंड सब्जेक्ट आता है एडवांस्ड टैक्स लॉज। प्रोफेशनल में कोई भी आपको ओएमआर बेस्ड सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं। फिर मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 1 का लास्ट सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। एक्सक्यूज मी। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस में भी आपको बहुत सारे एन नंबर ऑफ ड्राफ्ट बनाने को मिलेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, आप एग्रीमेंट बनाएंगे, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। मॉड्यूल 2 में की बात करें तो सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होता है। फिर मॉड्यूल 3 में जब हम आते हैं, मॉड्यूल 3 में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। पहला मॉड्यूल 3 का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा है मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। तो इसका जो मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज है और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट्स के ओपन बुक होता है। यू हर्ड मी राइट, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। आप अपने साथ में मॉड्यूल लेके जाइए, आप अपने जो नोट्स बनाए, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं, कोई भी मटेरियल आपका वो ले जाना अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। और जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, क्वेश्चन पढ़िए, मॉड्यूल रेफर करिए एंड नोट डाउन द आंसर्स। सो मॉड्यूल 3 में जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट है वो ओपन बुक होते हैं। जो लास्ट सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव होता है। दे हैव गिवन यू ऑप्शंस, आपको उन ऑप्शन में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है जो आप पढ़ोगे। तो क्या होता है ना कि प्रोफेशनल में जब आपको ऑप्शन दे दिया है, और ऑप्शन में कैसे हैं, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, इंश्योरेंस लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ, फोरेंसिक लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर लॉ, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी लॉ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। तो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में जब कोई एक लॉ आप चूज करते हो तो आप उनके एक्सपर्ट बन जाते हो। तो एक और चीज मैं आपको इनमें बताना चाहती हूँ, जैसे 3 मॉड्यूल्स हैं, एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल्स हैं, तो ये बिल्कुल स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि उन्हें कितने मॉड्यूल्स देने हैं। सपोज मेरा जून अटेम्प्ट है, मेरा जून में एग्जाम है, तो एग्जीक्यूटिव में भी मैम मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं या तो मैं दोनों मॉड्यूल एक साथ दूं, या मैं मॉड्यूल 1 दे दूं, या मैं सिर्फ मॉड्यूल 2 दे दूं। इट्स टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट, उनकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको दोनों मॉड्यूल देना है साथ में, या आप पहला ही मॉड्यूल दे सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉड्यूल 3 सॉरी प्रोफेशनल में भी 3 मॉड्यूल्स हैं। आप चाहें तो आप मॉड्यूल 1 और 2 साथ में दे दो, या 1 या 3 साथ में दे दो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। जो आपको पसंद आ रहा है सब्जेक्ट, आप वो मॉड्यूल का पहले पेपर दे दो। बट क्राइटेरिया इसमें भी वही रहता है। एग्रीगेट इसमें टोटल आपको मिनिमम 150 मार्क्स लाने रहते हैं आउट ऑफ 300, प्लस 40 मिनिमम मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टू क्लियर अ ग्रुप। ओके, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है एग्जाम लिखने की और तैयारी करने की। जी, जब आप एग्जामिनेशन के लिए एनरोल करते हैं, आप उसी समय आप बता दीजिए फॉर्म भरते समय कि आप कौन सा मॉड्यूल दे रहे हैं, दैट्स इट। और अगर हमने एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया लेकिन बाय चांस एग्जाम नहीं लिखा, फिर क्या होगा? तो कोई बात नहीं, आपने अगर फॉर्म भर दिया, आपने जून में आपने एग्जाम आप नहीं दे पाए, तो आप फिर दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें रिजल्ट वो में कोई फीस प्रॉब्लम, गैप तो नहीं नहीं आएगा? मैम, बस वो टाइम, नहीं नहीं मैम, इसमें ऐसा होता है कि देयर इज अ सेइंग कि सीएस में आफ्टर एवरी जून देयर इज अ दिसंबर अटेम्प्ट। तो सीएस बनना इम्पोर्टेंट है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है कि आपका ये 3 साल का कोर्स है। ये मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आप इंजीनियरिंग करोगे, आप 4 साल में इंजीनियर बन के निकलोगे, फॉर श्योर। ज़्यादा से ज़्यादा कभी बैक लग जाए तो 5 साल हो जाएगा। आप अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप 3 साल में ग्रेजुएट होके निकलोगे, यू विल बी हैविंग अ डिग्री। आप एमबीए भी करोगे, मतलब टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप बन के निकलोगे। बट सीएस का कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप कितने साल में बन रहे हो, वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। आपकी प्रिपरेशन पे, आपका एग्जामिनेशन पे, उस पे डिपेंड करता है। वरना इट गोज़ ऑन, आपका अगर जून में नहीं क्लियर हुआ, आप दिसंबर में एग्जाम दो, दिसंबर में भी क्लियर नहीं हुआ, अब वापस से जून में एग्जाम दो। सो मैं आपको डराने के लिए ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स अ फैक्ट कि पीपल ऑफ माय एज दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल हो जाते हैं बच्चों से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। बट वंस इफ यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, आपका एक अलग ही ऑरा हो जाता है, आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हो। सो
डिग्री बहुत ही ज्यादा वाइटल है, हाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बट उसे पाने के लिए स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है। यस, तो सो यू हैव जब टू मेक अप योर माइंड। तो एक स्टूडेंट जब बहुत ही स्ट्रगल करके और वैल्यूएबल डिग्री हासिल करता है तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या-क्या होते हैं? यस, यस। देखिए, अगर हम मेनली एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस की अगर बात करें, आप बोलोगे कि इतनी हमसे मेहनत करवा ली, इतना हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया, तो इसमें क्या हमें प्लस पॉइंट मिल रहा है, क्या अपॉर्च्युनिटी मिल रही है? तो देखिए, आप सीएस बनने के बाद में आपके लिए 2 मेन जो रोड होती है, आपके लिए 2 हाईवे खुल जाते हैं। पहला हाईवे है आपका सीएस एज़ एन एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा हाईवे प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। तो हमारे इसमें मेनली 2 सीएस का बाइफरकेशन होता है। आफ्टर बीइंग अ सीएस आप या तो एम्प्लॉयमेंट में जाओगे या आप खुद की प्रैक्टिस खोल के बैठोगे। देखिए, अभी जैसे बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, कोरोना में हमें सबको समझ में आ गया कि कभी भी किसी का भी जॉब जा सकता है। कितना ही कितने सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं ड्यूरिंग कोरोना। हुँ, सो व्हाट हैपेंड कि अगर आपके पास में सीएस की डिग्री है, आपका भगवान ना करे बट ऐसा कुछ होता है, आपका जॉब जाता है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट से लेकर आप अपना खुद का प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। प्रैक्टिस एज़ इन व्हाट? प्रैक्टिस एज़ इन जैसे डॉक्टर होते हैं, उनका खुद का क्लिनिक होता है। लॉयर होते हैं, उनका खुद का एक प्रैक्टिस होता है, राइट? तो वैसे ही आप अपना खुद का प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। कुछ नहीं तो आप घर पे आपको कोई ऑफ़िस भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना लैपटॉप लो और अपना घर पे बैठे काम कर सकते हो। अगर आपका काम बहुत एक्सप्लोर हो गया है, आप अपना ऑफ़िस बनाइए, आपके एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स आएँगे आपके साथ डील करने के लिए, तो वैसे आप अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। ओके। और एम्प्लॉयमेंट में आप कंपनीज़ जो होती हैं, कंपनीज़ में आप एज़ अ सीएस आप बन के काम करोगे। एक पोस्ट होती है कंपनी में, हर एक कंपनी की एक पोस्ट होती है कंपनी सेक्रेटरी की। सो एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल होता है ना कंपनीज़ की, तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, उनकी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ अभी ये रिवाइज़ हो गई है पेड अप शेयर कैपिटल, अब ये 10 करोड़ हो गई है। सो कोई भी कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है, सो दे हैव टू कंपल्सरी अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इन हिज ऑफिस। तो ये कंपनी के ऊपर ये कंपल्शन है, ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी में एक सीएस होना ही चाहिए। सो एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट का एक डोर खुल जाता है, कोई भी कंपनी जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है, उसमें एक सीएस को रखना उन्हें कंपल्शन है, ठीक है? फिर आप सीएस आप स्टॉक एक्सचेंज में भी जा सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज भी जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी होता है, बीएसई होता है, जहाँ पे लिस्टिंग होती है शेयर्स की, अब वहाँ पे भी आप सीएस एज़ अ सीएस अपॉइंट हो सकते हो। यू नो देयर आर एन नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट में भी इनकी एम्प्लॉयमेंट में भी जैसे बैंक होते हैं या हमारा जैसे जल निगम हुआ, हमारा कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है तो उसमें सीएस की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें सीएस की पोस्ट भी निकलती है। बैंकिंग में भी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। सो मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर मैंने आपको जैसे बताया सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनफैक्ट आरबीआई में भी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एक एम्प्लॉयमेंट का रोल है हमारे पास में, एक हमारे पास में प्रैक्टिस का रोल है। एम्प्लॉयमेंट में भी अगर जैसे हम अब बात करें कि रेम्युनरेशन क्या मिल रहा है, हमें क्या पैकेज मिल रहा है, सो यू रियली गेट अ वेरी हैंडसम पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट आल्सो। डिपेंड्स ऑन व्हिच सिटी यू आर वर्किंग। अगर आप मेट्रोज में अगर आप काम कर रहे हो मेट्रोज में तो बहुत काफी अच्छा पैकेज होता है। जो नॉर्मली आईआईएम पास आउट जो एमबीएस का होता है, उनसे भी अच्छा पैकेज होता है। बिलीव मी उनसे भी अच्छा पैकेज होता है सीएस का। और अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, तो देयर इज नो लिमिट। लिटरली देयर इज नो लिमिट टू अर्न व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। बस आपका क्लाइंट बेस अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका क्वालिटी वर्क होना चाहिए, सो देयर इज नो लिमिट फॉर अर्निंग टू अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ओके। सो तो ये कुछ हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट था। हाँ, यस, यस मैम यू आर सेइंग समथिंग? तो आप कुछ टॉप रिक्रूटर्स के भी नाम हमारे व्यूअर्स को बता दें। यस, यस। वैसे तो अभी जो कंपनी लॉ में जो वो एक नया चीज़ इंसर्ट हुई थी 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल की, तो उसमें हर कंपनी को एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है सीएस अपॉइंट करने की, राइट? बट स्टिल देयर आर टॉप रिक्रूटर्स। ये पूरी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। एसीबी ग्रुप ऑफ कंपनीज हुआ, मोनोलिथ इंडस्ट्रीज हुआ, ग्लोबल हेल्थ केयर हुआ,
बैंक्स भी हैं, इनमें पंजाब नेशनल बैंक हुआ, देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जो रिक्रूट करती है। अच्छा, जैसे जो हमारी जैसे पीएनजी हुआ, डेलॉइट हुआ, ये हमारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो बहुत हाई लेवल की हैं। इन्हें हमें बिग फोर बोला जाता है। बिग फोर्स में ये बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, तो ये दे अपॉइंट बल्क ऑफ सीएस। इनका काम ही कंसल्टेंसी का होता है, तो ये बहुत बल्क में ये रिक्रूट करते हैं सीएस का। तो बिग फोर्स में भी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, अगर आपने सीएस किया है एंड इन फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट आउट ऑफ इंडिया, तो आउट ऑफ इंडिया भी इसका स्कोप होता है ना। देयर इज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से सीएस को जाना जाता है। अगर आपके पास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की डिग्री है, तो वो डिग्री दूसरी कंपनीज में भी एप्लीकेबल हो जाती है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने तो आईसीएसआई से किया था सीएस, अब मैं बाहर जाके मैं क्या करूंगा, मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा। नो, आप बाहर जाके भी, क्योंकि आईसीएसआई का एमओयू साइनिंग हुआ है इन डिफरेंट कंट्रीज, इन सबकी एसोसिएशन चलती है अलग अलग कंट्रीज में, तो आप अब्रॉड भी आप एज अ सीएस वर्क कर सकते हैं। और अब्रॉड तो इनकी और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है सीएस की। इंडियन सीएस को प्रायोरिटी दी भी जाती है, क्योंकि कोर्स बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा पढ़ के पॉलिश होके हम बाहर निकलते हैं विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो। सो बाहर भी इनकी बहुत अच्छा स्कोप है आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बार आप सीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। यस, फॉर श्योर मैम, बहुत से रास्ते आपके पास में रहते हैं। आप बहुत डाइवर्सिफाइड वर्किंग भी कर सकते हैं। तो साक्षी, आपने कंपनी सेक्रेटरी के विषय में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। फिर भी यदि व्यूअर्स कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमें 9109548885 पर लिख सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को हमें careercounselorsindia@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल करियर काउंसलर्स इंडिया विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको समय समय पर नई जानकारी मिलेगी। आप हमें इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे जो एक्टिविटीज है उससे अपडेटेड हो सकते हैं। साक्षी, परिचर्चा के दौरान हमें ऐसा फील हुआ कि ये जो करियर है सीएस एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑप्शन है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यस, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऑल्दो ये कोर्स थोड़ा टफ पड़ता है, बट वंस यू आर थ्रू, अगर आपने लग के पढ़ाई किया, आप फोकस्ड हैं, आपका एम क्लियर है, एंड इफ यू हैव बिकम अ सीएस, तो बिलीव मी, आप कभी भी घर पे अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। अगर आपके पास में बहुत बाउंडेशन है, आप कहीं बाहर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो भी घर में बैठे बैठे यू कैन रियली अर्न अ हैंडसम अर्निंग। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि um, कुछ बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम, हमने सीएस किया बट हम ग्रेजुएट तो हुए नहीं है, तो ये कैसे होगा। सो सीएस की जो डिग्री है उसे पैरेलली माना गया है पीजी डिग्री के। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप सीएस हो तो आपको ग्रेजुएटेड प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड माना जाएगा। आपको उसके लिए अलग से ग्रेजुएशन करने की कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स एट योर डिस्क्रिप्शन, आप चाहें तो आप ग्रेजुएशन ऑप्ट करें, नहीं करना चाहते तो आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो वंस यू आर सीएस। सो सीएस की जो डिग्री है उसे माना गया, उसे ओहदा दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री का। प्लस अभी अभी हमारे कुछ प्रेसिडेंट सर से जो हमारी चर्चा हुई थी आईसीएसआई के प्रेसिडेंट से, उसमें हमें ये चीज एक और पता चली है कि सीएस का जो रोल, सीएस का जो एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात करें कि एज अ रोल हम प्रोफेसर भी बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए ऐसा बोला जाता है पीएचडी इज कंपलसरी, बट पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पीजी में आपका एटलीस्ट 55% हो, तभी आप पीएचडी कर सकते हो। पर सीएस में बिलीव मी मैम, जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आता है सीएस में, मैक्सिमम उसका परसेंट 63, 62 या 60 जा पाता है। बिकॉज़ इट्स सच अ हार्ड कोर्स कि आप उसमें जो टॉपर है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो फर्स्ट रैंक लेकर आया है, उसका भी परसेंट 62, 63 के बीच में ही रहता है। तो इसमें अगर आप 50% भी लेकर आ रहे हो तो मतलब क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसके लिए कि आप आगे पीएचडी ना कर पाएँ, तो एक ये बैरियर ना बन जाए हमारे प्रोफेशन के लिए, तो अब इसमें ये लेकर आने वाले हैं चेंजेस कि 50% पे भी आप पीएचडी कर पाएँगे।
जो 55% वाला क्राइटेरिया है वो 50% पे भी लेकर आ जाया जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। तो आप पीएचडी करके आप सीएस प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आप कॉलेज में बिल्कुल अगर जिनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है वो सीएस एज अ प्रोफेसर भी अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। ओके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड जो मैं अपने कॉन्वर्सेशन में नहीं बोल पाई कि जैसे मैंने बताया कि थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है इजीली एग्जाम। तो कुछ बच्चे एग्जीक्यूटिव जो सेकंड लेवल है उसमें आके भी अटक जाते हैं। उसके बाद में वो लोग सोचते हैं कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हम सीएस नहीं बन पाए, हमारे हाथ में क्या लगा? तो अभी एक नई चीज़ इन लोगों ने चालू कर दी है डीजी प्लेटफ़ॉर्म करके, उसमें आप अगर एग्ज़ीक्यूटिव क्लियर हो, आप साइट पे जाके आप अपना सर्टिफ़िकेट ले सकते हो और आप एग्ज़ीक्यूटिव पास आउट का सर्टिफ़िकेट होल्ड करते हो, तो उससे भी आप आगे चल के एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो। अगर आपने सीएस का सेकंड लेवल भी क्लियर कर लिया है, तो आपको तब भी आपको एम्प्लॉयमेंट के आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। सो आप डोंट लूज़ योर हार्ट इफ यू आर नॉट क्लियरिंग इट। इट टेक्स टाइम क्योंकि ये जो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो क्वालिटी चीज़ होती है, वो टाइम लेती है। बट टाइम के साथ में जो आप पॉलिश होके आगे निकलते हो, उसकी बात ही अलग होती है। ग्रेट, एक्सीलेंट साक्षी। आपने आज करियर काउंसलर्स इंडिया फोरम के माध्यम से बहुत ही विस्तृत चर्चा की हमारे साथ। ये निश्चित ही हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। आपने अपना बहुत ही कीमती वक़्त हमें दिया, इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। और मैं टीम करियर काउंसलर्स इंडिया की ओर से आपके ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। और व्यूअर्स, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए करियर टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।